था गजनी, किसको हटा के गजनी कहां पड़ता है? किसने किया ऐसा? बापा रावल। तो पाकिस्तान में एक शहर है रावलपिंडी, उसका नाम बापा रावल के कारण है। तो वो तरफ अटैक किया, अरबों ने एक अटैक किया भारत की तरफ, अरबों ने अटैक किया यूरोप की तरफ। यूरोप में कौन रह रहा है उनको? चार्ल्स मार्टेल, जो कि कहां का है? फ्रांस। भारत में उनको कौन रह रहा है? बापा रावल, जो इस युद्ध में गौरी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? और गौरी को गिरफ्तार करके लेके आए। पृथ्वीराज चौहान अपने दरबार के अंदर बैठा हुआ, तुम कौन है रे? किसको लेके आए? सब ये गोरी है, भाग रहा था, हम पकड़ लाए इसको। नहीं है क्या? लाओ लाओ आगे लाओ इसको। और कहते चौहान चुका ही नहीं, उसने तीर चलाया, तीर चला के गोरी को मार दिया। इंडिया में नहीं जा पाया, मैं इंडिया में जाऊं, और सेल्यूकस निकेटर इंडिया की तरफ आने का प्रयास करता है। और सेल्यूकस निकेटर जैसे आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करता है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य था, बहुत भयंकर पीड़ता है इसको। सेल्यूकस निकेटर को वापस भगाता है और सेल्यूकस निकेटर को अपना ससुर जी बना लेता है। इसकी बेटी से शादी करता है, हेलन। हमारे घोड़े एक बार वापस यहां तक जा रहे थे, इंडो ग्रीक को वापस भगा के आ रहे थे। पुष्यमित्र संघ एक बार फिर हमारे भारत की सीमाओं को सुरक्षित करता है। कि बापा रावल को नागदा से लेके इसलिए आए थे क्योंकि अरबों के आक्रमण का खतरा था। तो कहा कि भाई अरबों का आक्रमण तो रोक दूं, तो इसने कहा वो मैं देख लूंगा मेरे हिसाब से। इसने अपने आसपास के राजाओं की गठबंधन बनाया, गुजरात साइड के कई राजा बुलाए, राजस्थान के और राजा बुलाए, पूरा एक सेना तैयार की। फिर यहाँ से मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया था। कहां तक चला गया था? उस समय जो अरबों का मुख्य अड्डा बना हुआ था वो था गजनी। कौन सा था? तो इसने कहा भाई गजनी छोड़ के आऊंगा लो मैं तुम्हें। तो मुस्लिम सेना को हराते हुए कहां तक गया था? गजनी। गजनी अफगानिस्तान में जगह। गजनी कहां पड़ता है? अफगान। और वहां गजनी में एक राजा हुआ करता, उसका नाम था सलीम। क्या नाम था? वो सलीम को हटाता है और सलीम को हटा के अपने भांजे को राजा बना गया था। किसको बना गया था? भांजे का नाम वाम तो नहीं आता, पर यूं आता भाई अपने भांजे को राजा बना दिया था। तो अपने भांजे को कहां का राजा बनाया था? गजनी। किसको हटा के? गजनी कहां पड़ता है? किसने किया ऐसा? बापा रावल। अब जब ये उधर गजनी की तरफ गया था तो पाकिस्तान में एक जगह पर इसकी सेना कुछ दिनों तक पड़ी रही। वहां पर कालांतर में वहां पर बन गया गांव। पंजाबी भाषा में गांव को बोलते हैं पिंड। क्या बोलते हैं? किसकी सेना पड़ी रही थी वहां पे? बापा रावल। किसी ने पूछा भाई ये कौन सा गांव है? कि वही गांव है जहां पे रावल की सेना पड़ी रही थी। तो रावल दा पिंड, रावल दा पिंड, रावल दा पिंड करते करते उसका नाम क्या हो गया? तो पाकिस्तान में एक शहर है रावलपिंडी, उसका नाम बापा रावल के कारण है। तो पूछे भाई रावलपिंडी का नाम रावलपिंडी क्यों है? क्योंकि किसका मिलिट्री कैंप लगा था? बापा रावल का सैनिक शिविर था। बापा रावल की सेना वहां पे रही थी। रावल दा पिंड, पिंड का मतलब क्या होता है? गांव। तो रावल दा पिंड करते करते क्या हो गया? वो कहते हैं कि जिस समय बापा रावल मुस्लिम सेना को हरा रहा था भारत में, ठीक उसी समय यूरोप में एक बंदा मुस्लिम सेना को हरा रहा था, उसका नाम था चार्ल्स मार्टेल। क्या नाम था? तो चार्ल्स मार्टेल मुस्लिम सेना को कहां हरा रहा था? यूरोप। और बापा रावल कहां हरा रहा था? कहां रहा था? भारत। इसलिए बापा रावल की तुलना किससे की जा सकती है? चार्ल्स मार्टेल खुद फ्रांस का था। कहां का था? वो एक फ्रेंच कमांडर है, फ्रांसीसी सेनापति है, लेकिन मुस्लिम सेना कहां रह रहा है? यूरोप। इसका मतलब अरबों ने दोनों तरफ अटैक किया। अरबों ने एक अटैक किया भारत की तरफ, अरबों ने अटैक किया यूरोप की तरफ। यूरोप में कौन रह रहा है उनको? चार्ल्स मार्टेल, जो कि कहां का है? फ्रांस। भारत में उनको कौन रह रहा है? बापा रावल, जो कि कहां का है? मेवाड़। कहां का है? तो बापा रावल की तुलना कौन से फ्रेंच कमांडर के साथ की जाती है? ये तुलना कौन करता है? किसी भी आदमी की तुलना क्यों की जाएगी जब दोनों एक जैसे काम करेंगे? दोनों ने एक जैसा का काम किया, तो दोनों ने किसको हराया था? मुस्लिम से। एक और उपाधि क्या है? राजगुरु। मैंने देखो अभी बताया, आते पहली लाइन यही बोली कि आसपास के बाकी राजाओं को एक साथ करके फिर गजनी की तरफ अटैक करता है, तो बाकी राजाओं का गुरु है। बाकी राजा उसके अंडर में लड़ रहे हैं, इसलिए उपाधि क्या हो गई? अच्छा, एक हिंदी में या संस्कृत में एक टर्म होती है, हम अक्सर, आपने कभी नाम सुना हो, चक्रवर्ती। क्या बोलते हैं? भगवान राम एक चक्रवर्ती राजा थे। ऐसा राजा जिसने चारों दिशाएं जीत लियो, उनको बोलते चक्रवर्ती। क्या बोलते? जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब दिशाओं में दुश्मनों को हरा के आ जाए, उन राजाओं को हम क्या बोला करते? चक्रवर्ती। राजस्थानी में उस चक्रवर्ती को अपने बोलते हैं चकवे। क्या बोलते हैं? तो मेरे को याद है, अभी घर में दादाजी से कहानियां सुनते तो हिंदी में मैंने कभी पढ़ा होगा, तो ये पढ़ा होगा भगवान राम चक्रवर्ती सम्राट थे। दादाजी घर पे सुना करते भगवान राम चकवा राज करो। चकवा राज करो मतलब उन्होंने चारों तरफ राज करा। ऐसा राजा जो चारों दिशाओं को जीत ले, उसको क्या बोला करते? चकवे। जो बाकी राजाओं को अंडर में लेके फिर युद्ध लड़े, कौन हो गया? राजगुरु। हिंदुओं को बचाए, मुसलमानों के खिलाफ लड़े, तो क्या हो गया? हिंदू। तो क्या क्या उपाधि होगी बताओ देखिए? हिंदू, सूरज, राजगुरु और चकवे। किसकी उपाधियां? किसकी उपाधियां? कहते बापा रावल का वास्तव में नाम था कालभोज। क्या नाम था? युद्ध होता है तराइन के अंदर, और युद्ध में पृथ्वीराज गौरी को ढंग से हरा देता है, वो ढंग से पीट देता है इस युद्ध के अंदर। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में गौरी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? और गौरी को गिरफ्तार करके लेके आए।
पृथ्वीराज चौहान अपने दरबार के अंदर बैठा हुआ, तुम कौन है रे, किसको लेके आए? साहब ये गोरी है, भाग रहा था, हम पकड़ लाए इसको। नहीं है क्या गोरी? लाओ लाओ आगे लाओ इसको। और गोरी जी क्या हाल है आपके? और गोरी रोया बापड़ा जोर जोर से। और गांव में कहते हैं लड़कियां जब विदा होती है कि भाई ढां ढां करके रोई, वैसे रोया गोरी। और गोरी ने कहा मैं तुम्हारी काली गाय हूं, मैंने धूड़ खाई जो तुम्हारी इधर तबरिंद आ गया, मैं आइंदा के बाद मैं तुम्हारी तरफ आंख उठा के नहीं देखूं, बापूड़ा एक बार जाने दे रहे। और जैसे उसने माफी मांगी, माफी मांगने के बाद पृथ्वीराज ने कहा कि छोड़ दिया जाए। मंत्री मंत्री बैठे थे, उन्होंने अरे अरे क्या कर रहे हो, क्यों छोड़ दिया जाए, जेल में डालो। पहली बात तो मार दो, आज ही मारो इसको, साइड में ले जाके झटका कर लो इसका शाम को, या कम से कम जेल में तो डालो इसको। और नहीं नहीं छोड़ना नहीं इसको। पृथ्वीराज ने कहा क्यों? तो कहा यार ये वापस आएगा और वापस आके लड़ाई करेगा। पृथ्वीराज मुस्कुराए उनकी तरफ, क्या इसका मतलब मेरे मंत्री अब डरने लगे हैं, उनकी तलवारों में जंग लग गया है, तो दोबारा युद्ध का सामना नहीं कर पाएंगे? मंत्रियों ने सब ये तो कोई बात नहीं है, तो क्यों छोड़ रहे हो? पृथ्वीराज ने कहा इसका मतलब मेरे मंत्री इस बात को भूल गए कि भारत की हिंदू संस्कृति ये कहती है कि दुश्मन माफी मांग ले तो उस पर आक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। भागते हुए दुश्मन की सेना पर किसी भी प्रकार का आक्रमण, जब हमारे पूर्वजों ने इन बातों का ध्यान रखा तो मैं अपने पूर्वजों पर लांछन लगाऊं? ये नाक रगड़ रहा है, मुंह में तिनका लेके माफी मांगने के लिए तैयार है। अपने सबसे बड़ी माफी होती थी, ये जो माफी मांगता है मुंह में तिनका ले, मुंह में तिनका लेके माफी मांग लेगा तो छोड़ देंगे तेरे को। उसने कहा तुम चप्पल ले लू मैं तो मुंह के अंदर, तुम कहोगे वैसे करूं, तुम छोड़ो तो सही मुझे एक बार। तो यार ये गिड़गिड़ा रहा है अपने सामने, और ऐसे आदमी को कैसे मारा जा सकता है? और छोड़ दिया जाए, और दोबारा आएगा, दोबारा लड़ेंगे, और हथियार लाएंगे, इस बार नए हथियारों से लड़ेंगे, नए तरीके से लड़ेंगे। और तुम्हें डर लगता है? मंत्री ने सब डर वाली तो कोई बात ही नहीं, तो ठीक है छोड़ दो इसको। राजा कह रहा है तो छोड़ दिया जाए। गोरी को छोड़ा, गोरी यहां से भागा, तो राइन के थोड़ा सा उधर जाके बैठ गया अपनी सेना लेके। मंत्रियों ने कहा कि हमने कहा था देखो साहब ये नहीं जाएगा, भारतीय संस्कृति उन पे लागू होती है जो भारतीय संस्कृति को मानते हैं। भारत में किसी आदमी को छोड़ दें तो पूरी जिंदगी एहसान मंद रहे कि साहब फलान जी ने जान बख्शी थी, ये तो मानता नहीं है। ये देख लो वापस बैठ गया। पृथ्वीराज ने कहा कोई नहीं, तो लड़ लेंगे, वापस लड़ लेंगे। पृथ्वीराज ने समाचार भिजवाया कि यार तूने कहा था वापस जाऊंगा मैं मेरे गजनी, तू यहीं बैठा हुआ है। तो उसने वापस पृथ्वीराज के पास समाचार किया कि सर प्लीज एक बात मैं बतानी भूल गया था, उस दिन बोला ही नहीं जा रहा था आपके सामने मेरे से। ओरिजिनल बात यह है कि गजनी का राजा मैं नहीं हूं, मेरे बड़े भैया है, और मेरे बड़े भैया को पता चल गया कि मैं आपसे त्राइन के युद्ध में हार गया, और जिस दिन भैया को पता चला उसी दिन से भैया अपनी छुरी तेज कर रहे हैं, जाते ही मेरे को जिबा करेंगे, जिबा हलाल करेंगे मेरे को। इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़े दिन तक यहां पंजाब में बैठा रहूं, इतने में भैया का गुस्सा थोड़ा ठंडा मीठा पड़ जाएगा और फिर मैं चला जाऊंगा। सर थोड़े दिन बैठने की परमिशन और दे दो। पृथ्वीराज ने कहा ठीक है बैठा रहा, बाद में चला जाएगा, तू तंग तो नहीं करे? उसने सब पक्का, क्यों तंग करूंगा मैं आपको? फिर भी पृथ्वीराज को इनको लगा क्या पता ये तंग करे, आगे बढ़ने का प्रयास करे, तो ये भी त्राइन में जाके बैठ गए वहां पर। कौन देता है? चंद्रबरदाई की पुस्तक कौन सी अपन पढ़ चुके हैं, कौन सी बुक है? और चंद्रबरदाई उसके अंदर ये लिखता है कि भाई मैं पृथ्वीराज चौहान के दरबार में हूं, और पृथ्वीराज चौहान को यहां से पकड़ा और पकड़ के ले गए गजनी। पकड़ कहां ले गए? और गजनी में ले जाके पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें निकाल दी, और आंखें निकाल के अंधा करके उसको जेल में पटक दिया। मुझे मेरे दोस्त की याद आई, मैं मेरे दोस्त के पीछे पीछे चला गया गजनी, और मैंने गोरी को कहा मैं मेरे दोस्त से मिलना चाहता हूं, और गोरी ने मुझे जेल भेजा उससे मिलने के लिए। और जेल जाके मैंने देखा यार पृथ्वीराज की दोनों आंखें निकाल दी, और पृथ्वीराज तो वहां पे अंधा होकर जेल के अंदर पड़ा हुआ उनकी। मैं गोरी के पास आया, मैंने गोरी को कहा गोरी यार तू हमारे पास आया था, तब देख तूने माफी मांगी तो हमने तेरे को छोड़ दिया था, अब तू भले ही मत छोड़िए, माफी नहीं मांग रहा तो पर आंखें कैसे निकाल सकता है? गोरी हंसार, गोरी ने हंस के कहा कि भारत की संस्कृति ये कहती है कि दुश्मन माफी मांग ले तो उसको छोड़ दिया जाना चाहिए। अफगानिस्तान की संस्कृति ये कहती है कि दुश्मन को पकड़ते ही उसकी आंखें निकाल लेनी चाहिए, और अभी तो आंखें निकाली है, थोड़े दिनों में मारेंगे हम तो इसको। चंद्रबरदाई कहता है कि मैंने गोरी को कहा कि गोरी भले ही तुमने हमारे राजा की आंखें निकाल ली हो, और यार हमारा राजा ही है, इसके पास में एक अद्वितीय योग्यता है। गोरी ने कहा ऐसी क्या है? कि हमारा राजा बिना आंखों के तीर चला सकता है, बिना आंखों के निशाना लगा सकता है। गोरी ने कहा मैं ही मिला सुबह से,
ऐसी मजाक करने के लिए तेरे को। आदमी की आंखें नहीं है, दिख ही नहीं रहा है, तो कैसे चला देगा तीर? ने कहा शब्द भेदी बाण चलाना जानता है। कैसा बाण चलाना जानता है? आवाज के ऊपर तीर चला देगा, जहां पे आवाज आएगी एग्जैक्टली वहां पर निशाना लगा देगा। गोरिनकार ऐसे कोई थोड़ी ना होता है। चंद्रबरदाय ने वापस कहा कि इसका मतलब तू भारतीय संस्कृति को जानता नहीं, हमारे होता है ऐसा। तो गोरी ने कहा यदि तुम्हारे होता है तो सुल्तान कारनामा देखना पसंद करेगा। कल दिखाया जाए सुल्तान को। अगले दिन सुल्तान का मंच बनाया गया बहुत बड़ा सा, और मंच बना के पृथ्वीराज चौहान को एक पोडियम पे खड़ा किया गया। सामने घंटी बांधी गई कि घंटी पे जैसे टन की आवाज आए पृथ्वीराज को घंटी पे तीर चलाना है। पृथ्वीराज ने कहा हाँ चला दूंगा, तुम तो टन करो उधर, अभी बता दूं मैं। और चंद्रबरदाई कहता है कि मैं वहीं खड़ा था और मैंने पृथ्वीराज को कहा कि पृथ्वीराज घंटी पे तीर नहीं चलाना। तो उसने कहा तो कहा गोरी बेटा तेरे साइड में, गोरी को सल्टा दे आज। तो पृथ्वीराज ने कहा पर मुझे ये नहीं पता कितनी दूर बैठा है, दूरी पता हो तो फिर मैं उस हिसाब से तीर चला दूं। चंद्रबरदाई कहता है कि मैंने वहां खड़े खड़े एक दोहा बोला, आप ज्यादातर लोग वो दोहा जानते हैं, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान अर मत चुके चौहान। और दूरी बताता है 4 बांस जितना 24 गज, गज होता है 24 गज 8 अंगुल, 24 बांस सॉरी 4 बांस 24 गज 8 अंगुल, इतनी दूरी पर सुल्तान बैठा है, मत चुके चौहान। आज चौहान चूक मत जाना। और कहते चौहान चुका ही नहीं, उसने तीर चलाया, तीर चला के गोरी को मार दिया। चल रही थी और उधर से एक बंदा भारत की तरफ आक्रमण करने के लिए आता, सिकंदर। कौन आता? यूरोप के अंदर एक देश पड़ता मैसेडोनिया। कौन सा देश है? मैसेडोनिया से एक बंदा निकलता, उस बंदे का नाम है अलेक्जेंडर। क्या नाम है? जिसको हम हिंदी में सिकंदर बोलते हैं। उसका सिकंदर नाम से कोई लेना देना नहीं है। उसका नाम क्या है? हमने हिंदी वालों ने बना क्या लिया उसका? अच्छा वो निकलता सिकंदर, वहां से निकलता। सिकंदर के दिमाग में था कि मैं पूरी दुनिया जीतूंगा। तो दुनिया है कितनी? तो उस समय ये लोग 3 ही महाद्वीप जानते थे, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। बाकी महाद्वीपों की इनको कोई भी जानकारी नहीं। साउथ के ऑस्ट्रेलिया के बारे में नहीं जानते थे, ना ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बारे में जानते थे। इनको 3 ही महाद्वीप पता थे। कौन कौन से? एशिया, यूरोप। वो यूरोप का है, तो उसको ये लगा मैं मैसेडोनिया से निकलूंगा, ऊपर की तरफ जाऊंगा, यूरोप की तरफ इधर निकलूंगा, यूरोप की तरफ जाऊंगा, ये मिस्र विस्र ये जीतूंगा। ये जीतने के बाद भूमध्य सागर के इधर नजदीक से होते हुए लाल सागर के अंदर घुसते हुए इधर इंडिया की तरफ मैं घुसूंगा, और यहाँ मतलब सेंट्रल एशिया में घुसूंगा। सेंट्रल एशिया में घुसूंगा, सेंट्रल एशिया में घुसने के बाद इंडिया जाऊंगा। उनको 2 बातें नहीं पता थी। एक तो ये नहीं पता थी कि इंडिया बहुत बड़ा है, लंबा क्रॉस करना पड़ेगा आपको। उनको ये भी नहीं पता था कि इंडिया के बाद चाइना है। उनको ये पता था इंडिया के बाद रशिया है। तो उनको लगा सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया के बाद आएगा इंडिया, इंडिया के बाद आएगा रशिया, रशिया से घूमते वापस यूरोप यूनान आ जाएंगे। दुनिया जीत गए। यूनान से चले, यूनान आ गए तो दुनिया तो पूरी हमने जीत ली। तो उनके दिमाग में पूरा आइडिया था। वो वहां से लगे, उन्होंने यूरोप पढ़े, वो देश जीते, अफ्रीका में घुसे, अफ्रीका जीता, सेंट्रल एशिया में घुसे, सेंट्रल एशिया जीता। ये बड़ा स्मूथली हुआ उनके, कोई सामने मुकाबला करने वाला नहीं। जहां सिकंदर गया अगलों सरेंडर किया, साहब ये ले जमीन, ये ले पैसे टक्के, ये ले हाथी, ये ले घोड़े, ये ले हमारा सामान, और तू हमारी जान बख्श दे। जब वो अफगानिस्तान से इंडिया की तरफ घुसे, उन्हें लड़ाई करनी पड़ी, जगह जगह लड़ाई करनी पड़ी। मतलब अपने छोटे मोटे कबीले भी सिकंदर से भिड़ गए, पर सिकंदर जीत रहा था, शक्तिशाली रहता था, सिकंदर जीत रहा था। सिकंदर जीतता जीता आ गया व्यास नदी। कहां पर आ गया? तो व्यास नदी के आसपास पहुंचे, तब उनको एग्जैक्टली पता चला कि इंडिया बहुत लंबा है, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो यहां पहुंचे आप, आपको यहां जाना है, पूरा का पूरा क्रॉस करना पड़ेगा। उनको लगा इनका तो राजा की राजधानी पटना है, यहां जाके आएगी, तब तक पूरा देश क्रॉस करना पड़ेगा। यहां इनको आने के बाद पता चला कि जितना ये क्रॉस करेंगे इसका डबल आगे चाइना पड़ा है। चाइना भी तो खूब लंबा था, मंगोलिया मंगोलिया सब चाइना के अंदर आते, ये चाइना पड़ा है, और ये जब क्रॉस कर देंगे इसके ट्रिपल आगे रसिया पड़ा है। तो सिकंदर के सैनिकों ने सिकंदर का कूटेंगे तेरे को, वापस चल यहां से। तो सिकंदर के सैनिकों ने इतना दबाव बनाया कि सिकंदर बेचारा यहां से क्या चले गया वापस। पर सिकंदर यदि यहां तक पहुंच गया था, यहां बीच में तक आपने पहुंच गया था, इसका मतलब यहां पे तो कब्जे कर ही गया, यहां पे सिकंदर के कब्जे हो गए। इधर से आया था तो इधर पूरे में उसके कब्जे, तो बीच बीच में अपने कमांडर छोड़ के गया। अपने किसी कमांडर का तू यहां रह, यहां रह, यहां रह, यहां रह, यहां एक कमांडर छोड़ के चला गया। यहां से अपनी बाउंड्री शुरू हो जाती, इधर अपने यहां पर आ जाता चंद्रगुप्त मौर्य। यहां जो इसके कमांडर थे उनमें एक कमांडर है जिसका नाम है सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम है? और सेल्यूकस निकेटर को लगा राजा जी ने जो काम नहीं किया मैं कर दूं, राजा इंडिया में नहीं जा पाया मैं इंडिया में जाऊं। और सेल्यूकस निकेटर इंडिया की तरफ आने का प्रयास करता है, और सेल्यूकस निकेटर जैसे आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करता है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य आता, बहुत भयंकर पीड़ता है इसको। सेल्यूकस निकेटर को वापस भगाता है, और सेल्यूकस निकेटर को अपना ससुर जी बना लेता है, इसकी बेटी से शादी करता है, हेलन, क्या नाम था, और अफगानिस्तान पूरा दहेज में लेता है। तो वापस अपनी बाउंड्री यहां तक गई,
अफगानिस्तान वाला पोर्शन अपने दहेज के अंदर ही ले गए चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा ससुर जी इधर वाला छोड़ो। ये अफगानिस्तान वाला पोर्शन अपने दहेज के अंदर ही ले गए चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा ससुर जी इधर वाला छोड़ो। ये पेरिपेमिस्दाई, अराकोसिया एरिया, ये पूरा हेरात, कंधार, काबुल, मकरान वाला तट पूरा का पूरा हमने इनसे दहेज में ले लिया और वो हेलन से शादी करके आ गए। तो अपना कोई पहला बंदा इसने विदेशी महिला से शादी की थी, वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य हेलेना से शादी करके आया था। अब वहां तक अपनी बाउंड्री। अब जब मौर्य साम्राज्य कमजोर होने लगा, अशोक के बाद में जब मौर्य कमजोर होने लगे, जब आप कमजोर होगे कोई ना कोई शक्तिशाली होगा। शक्ति संतुलन हमेशा रहता है, बैलेंस रहेगा पावर का हमेशा। आप शक्तिशाली हो, बाकी कमजोर है, आप कमजोर हो गए, ये ऊपर जाएंगे। ये बैलेंस तो कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा आपको। तो अब ये जो लोग थे ये अंदर आने शुरू हो गए। ये इधर वाले लोग वापस इंडिया के अंदर घुसने लगे। इन्होंने यहां पर कब्जे करने शुरू कर दिया, अपने पाकिस्तान वाली साइड में कब्जे करने शुरू किए। सिकंदर ग्रीक था। सिकंदर कौन था? तो ये लोग भी के कौन होंगे, उसके कमांडर भी कौन होंगे? ग्रीक। अब ये ग्रीक कहां घुस गए? इंडिया। इसलिए इन ग्रीक को कहते हैं इंडो ग्रीक। क्या कहते हैं इनको? अब इंडो ग्रीक इंडिया की तरफ आने लगे। वे ग्रीक जो इंडिया की तरफ आ गए, जो उनको क्या कहा गया? इधर पटना में मौर्यों का एक राजा बना हुआ जिसका नाम है वरहदर्थ। क्या नाम है उसका? वरहदर्थ राजा बना हुआ है। एक दिन वरहदर्थ का एक सेनापति है, वो उसको बुलाता है कि सर आओ बैठ के बातचीत करनी है। सेनापति का नाम है पुष्यमित्र संघ। क्या नाम है सेनापति का? पुष्यमित्र संघ नाम का एक सेनापति, वो बुलाता है कि सर आओ बातचीत करते हैं। सेना खड़ी है पूरी, पुष्यमित्र संघ खड़ा है, बृहदर्थ को बुला, बृहदर्थ को बुला के राजन भारत की सीमाएं सुरक्षित है। हिंदू कुश की पहाड़ियों सब इंडो ग्रीक अंदर घुसने लग गए हैं। वो हमारी सीमाओं के अंदर घुस के हमारे मंदिरों को तोड़ रहे हैं, हमारी मूर्तियां भंग कर रहे हैं, उधर का पूरा माहौल अस्त व्यस्त हो रहा है। प्लीज आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। और बृहदर्थ ने कहा कि नहीं, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम धम्म की नीति अपनाएंगे। किसकी नीति अपनाएंगे? पुष्यमित्र संघ बृहदर्थ को भरी सेना के सामने काट देता है। उसने ऐसे राजा नहीं चाहिए जो युद्ध नहीं करते। बिना युद्ध के कोई राजा नहीं होता। और बृहदर्थ को मार के नया राजा कौन बनता है? अश्वमेध यज्ञ करता है। जहां तक हमारा घोड़ा जाएगा पूरा राज्य हमारा होगा। और उसके अश्वमेध यज्ञ की जो अध्यक्षता या पुरोहिताई जो करते हैं वो है पतंजलि। वो कौन है? वो जो ऋषि पतंजलि थे, वो किसके पुरोहित थे? इस बार हमारे घोड़े एक बार वापस यहां तक जा रहे थे, इंडो ग्रीक को वापस भगा के आ रहे थे। पुष्यमित्र संघ एक बार फिर हमारे भारत की सीमाओं को सुरक्षित करता है।